हाँ यस, चलिए समय उधर साइलेंट करो। हम परसों पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले अपने आपातकालीन शक्तियां, अपने कुछ शक्तियां उनकी जो राष्ट्रपति को प्राप्त है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, और उसका वीडियो मैंने बना भी दिया था, शेयर करना भूल गया था, पर आप YouTube पे जाके देख सकते थे उससे। यदि आपने मुझे सब्सक्राइब किया हो तो वैसे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। मैं उसे ग्रुप में शेयर करना भूल गया था। अब यहाँ पर देखिए, ये राष्ट्रपति की उसके अलावा जो शक्तियां हैं उसे हम स्टार्ट करते। देखिए, जो हमने अभी तक जो पढ़ी थी वो सामान्यकालीन शक्तियां हैं, मतलब सामान्य दिनों में जैसे राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार होता है, संविधान संशोधन, अपने जो कोई अध्यादेश के ऊपर साइन करने का, सब हमने पढ़ लिया था। उसके अलावा वित्तीय शक्तियां, देखो इस तीसरे नंबर है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना बजट पास नहीं होता है। हालांकि राष्ट्रपति उसमें सिर्फ ये है कि उसके बिना पास नहीं होता है, पर उसका काम ही इतना मात्र हस्ताक्षर करना ही, बाकी और कुछ काम उसका है नहीं। उसमें ये न्यायिक शक्तियां, हालांकि हमारी जो कोर्ट को, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसे हमने सब चीजों से अलग रखा है। उसके ऊपर किसी का दबाव काम नहीं आता है, क्योंकि हमारे सब पहले जो संविधान बनाने वाले थे उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि इस देश में हर चीज पे राजनीति होती है। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, राजनीति जरूर होगी। अभी आपने देखा होगा कि पंजाब में किसान आंदोलन 40 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ियां लेके आके आंदोलन कर रहे हैं। शाहीन बाग में एक दादी बैठी थी, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, आपको पता है। पहले दिल्ली में कई दिनों तक धरना रहा था। उस आंदोलन में एक 80 वर्षीय दादी ने भी प्रदर्शन किया था, बहुत फेमस हो गई थी। उससे फेमस होने का मजा आ गया। इस बार किसान आंदोलन है तो इस बार वो दादी किसान बन के चली गई। मतलब ये कि राजनीति होती है, हर छोटी चीज में क्या होती है, राजनीति होती है। इसलिए न्यायिक सिस्टम को इन सभी चीजों से ऊपर रखा गया था। आप एक एसडीएम है, एक सबसे लो लेवल का भी व्यक्ति होता है न्यायिक व्यवस्था में, उसे भी कोई विधायक दबा नहीं सकता है। बड़े से बड़े अधिकारी को दबा दे, पर न्यायिक व्यवस्था में, इस तंत्र में जो लोग हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर काम नहीं करता है। अब उसी कड़ी में राष्ट्रपति को क्या अधिकार है, देखिए। एक तो वो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हालांकि इसमें जो कोर्ट होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन न्यायालयों में एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। उस सिस्टम के तहत ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, पर उसके ऊपर जो मोहर लगाने का काम, हस्ताक्षर करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति भी तब करता है जब मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सहमति हो, उनकी राय के हिसाब से वो क्या करता है, काम करता है। एक राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त होता है मृत्युदंड, किसी व्यक्ति को यदि कोई मृत्युदंड की सजा प्राप्त होगी हो, क्या प्राप्त होगी हो, मृत्युदंड की यदि सजा प्राप्त हो गई हो, और वो सजा यदि चाहे तो उसपे जो जिसको मृत्युदंड मिला है उस व्यक्ति, जैसे कि कोर्ट में लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई इसे मृत्यु दे दी जाए। जैसे अजमल कसाब, जिसने कि बॉम्बे में आक्रमण किया था, उसके जैसे 175 लोग मारे गए थे। उस आक्रमण में अजमल कसाब एकमात्र आतंकवादी था जो जिंदा पकड़ा गया था, बाकी सबको तो ढेर कर दिया गया था। अजमल कसाब हमारे यहाँ की सभी न्यायिक व्यवस्थाओं से गुजरते हुए उसे फांसी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी, उसे फांसी दी। फिर उसने दया याचिका, रिव्यू पिटीशन, उसने दया याचिका राष्ट्रपति के सामने दया याचिका रखी थी कि भाई मेरी उम्र कम है, 20-21 साल का ही हूं, इसलिए मुझे फांसी की सजा से माफी दी जाए। तो राष्ट्रपति जिसे भी फांसी की सजा मिली हो, उसे उसकी फांसी माफ करने के लिए, या उसकी सजा को स्थगित करने के लिए, या उसकी सजा को कम करने के लिए उसके पास शक्ति होती है। अर्थात कि अजमल कसाब को यदि सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी और राष्ट्रपति को लगता है कि यार नहीं देनी चाहिए ये फांसी, और वो कह दे कि इसे माफ कर दिया जाए, तो फिर उस देश की सिस्टम को क्या करना पड़ता है, माफ करना पड़ता है। परंतु राष्ट्रपति के हर अधिकार के पीछे किंतु परंतु लगा हुआ है।
परंतु ऐसा राष्ट्रपति कर नहीं सकता है, क्योंकि उसे किसी की दया माफ करनी है या नहीं करनी है, किसी की सजा माफ करनी है या नहीं करनी है, ये किससे राय लेगा पूरी? वो उसको राय देने वाला कौन है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री खुद। वो यदि कह दें कि हाँ बिल्कुल इसकी फांसी की सजा कम कर दी जाए, माफ कर दी जाए, तो राष्ट्रपति उस पर दया याचिका पे सिग्नेचर कर दे तो उसकी सजा माफ करनी होती है। और इसके लिए कहीं के मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को पिछले दरवाजे से जो अधिकार दिए हुए उसके पीछे अपनी वजह है, क्योंकि किसी भी देश में किसी भी बड़े फैसले के पीछे कभी भी राष्ट्रपति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, क्योंकि राष्ट्रपति को हमने सीधा नहीं चुना है। ये अधिकार पिछले दरवाजे से किसको दिया गया है? मंत्रिपरिषद को और प्रधानमंत्री को। तो ये वे लोग होते हैं जिन्हें देश चुन के भेजता है, जिन्हें देश क्या करता है? चुन के भेजता है, इसलिए ये अधिकार उनको दिए गए। क्लियर? पहली चीज। और उनको ये अधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि ये कोई गलत फैसला नहीं कर सके, क्योंकि देखो कोई भी सांसद है, विधायक है, कोई भी गलत फैसला करने के पहले या किसी गलती का साथ देने के पहले वो 10 बार सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि उसे हर 5 साल के बाद कहाँ जाके फैसला करना है? अपनी जनता के सामने। जिस चुनाव क्षेत्र से वो जीत के आता है उस जनता को जवाब क्या देगा? और अपने यहाँ की जनता, पढ़ी लिखी जनता, हिसाब मांगती है। आपने देखा होगा कि कई विधायक जो पहले जीत के आते वापस लड़ते हार जाते हैं। मोस्ट ऑफ वापस क्या करते हैं? हार जाते हैं। जो विधायक बहुत अच्छा काम करता है, जो मेहनत करता है 5 साल तक, वो विधायक वापस जीत के आ जाता है। क्यों? लोगों की है कि लोग सिर्फ अंततः विकास को देखते हैं। आप कितने अच्छे दिखते हो या आप कितने अच्छे बोलते हो उस पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए ये जो मृत्युदंड माफ करने का भी ये जो है वो देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए कि राष्ट्रपति इसमें सब करता है, पर अप्रत्यक्ष रूप से इसमें करता धरता कौन होता है? मंत्रिमंडल होता है। फिर है आपातकाल। देखो आपातकाल एक शब्द, इमरजेंसी। आपातकाल इस शब्द के बारे में सुना होगा, इमरजेंसी। आपातकाल की अवधारणा क्या, पहले मैं आपको बता दूं। जब देश में हालात कुछ ऐसे हो जाए कि देश अब चल नहीं सकता, ऐसे हम राज्यों के भरोसे छोड़ नहीं सकते हैं, तब एक सेंट्रल पावर सिस्टम काम करे तो ही देश के हालात सुधर सकते हैं। तो फिर देश में इमरजेंसी लागू कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि फिर जो सर्वे सर्वा होता है वो पूरी शक्तियां किसके हाथ में निहित होती है? राष्ट्रपति के हाथ में, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। परंतु वो शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में दिखाई पड़ती है, परंतु देश की सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? जो मंत्रिमंडल होती है वो, और मंत्रिमंडल का जो हेड ऑफ होता है प्रधानमंत्री, वो शक्ति उसके हाथ में आ जाती है। इससे थोड़ा उदाहरण के साथ आप समझिए। जैसे कि भारत है, भारत के ऊपर कोई देश आक्रमण कर ले, चीन ने आक्रमण कर लिया, ठीक है। अब चीन ने आक्रमण कर दिया तो चीन आक्रमण जब करेगा और वो भारत के अंदर वो बढ़ेगा, तो भारत में अलग अलग राज्य हैं। हमारे केंद्र के कानून कुछ अलग है, राज्य के कानून कुछ अलग है, और केंद्र राज्य के कानून में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और जब युद्ध जैसी कंडीशन हो और वहां पर बहुत त्वरित निर्णय लेना हो, क्विक निर्णय जिसे कहते हैं, बहुत फास्ट निर्णय लेना हो, वहां पर फिर केंद्र सरकार यदि राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड हो जाए तो सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हो सकती है। इसलिए क्या कर दिया जाता है कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, ताकि इससे क्या होता है कि जो ऑर्डर मिलते कमांड वो दिल्ली से सीधे मिलते, फिर बीच में जो राज्य वगैरह जितने भी हैं उनके सब आदेश, वो कोई आदेश देने की कंडीशन में नहीं रहता है। आदेश देने वाला सिर्फ एक ऊपर होता है, सेंटर में। दैट्स द इमरजेंसी, वो आपातकाल। हालांकि इस आपातकाल संविधान में इस धारा को रखने के पहले संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं था कि इस आपातकाल का, इस संवैधानिक धारा का बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी किया जाएगा। कैसे इसका दुरुपयोग हुआ, क्या ये? मैं चाय ठंडी हो जाए, 2 मिनट चाय पी लेता, ठंडी हो जाएगी। हाँ चलिए, तो मैं बात कर रहा था आपातकाल की। आपातकाल की अनुच्छेद 352 के अनुसार, देखो 352 के अनुसार राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्तियां दी है, इमरजेंसी। पर राष्ट्रपति अपनी तरफ से कभी भी इमरजेंसी लागू नहीं करता है। देश का मंत्रिमंडल ये चाह ले या प्रधानमंत्री को ऐसा लगे कि देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट यदि आ रहा है, वो संकट कितने प्रकार के हो सकते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। यदि कोई संकट यदि आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फिर अपना प्रस्ताव भेजता है राष्ट्रपति के साथ
और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सहमति के बाद अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, आपातकाल लगा सकता है। पहली चीज। फिर जब लगा कि यार इसका दुरुपयोग हो गया, वो आपातकाल दो प्रकार का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब ये होता है कि पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर देना। एक दूसरे प्रकार का आपातकाल होता है राज्य आपातकाल। जैसे आपने देखा होगा कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के पहले वहां अनुच्छेद 352 के अनुसार वहां की जो सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और इमरजेंसी लागू कर दी, राष्ट्रपति शासन। क्यों? क्योंकि पता था, मंत्रिमंडल को ये पता था कि धारा 370 हटती है तो यदि राज्य सरकार के भरोसे रहे तो खूनी खेल होगा और मौत का नंगा नाच होगा। इसने क्या किया, उसे उस कंडीशन में पहले से वहां पर आपातकाल लागू कर दिया गया। तो जो जम्मू कश्मीर में जो आपातकाल लागू हुआ वो क्या था, राज्य आपातकाल। उसका जिक्र अपन बाद में करते हैं। जब लगा कि इस आपातकाल, इस धारा अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग हो रहा है, और वाकई केंद्र सरकारों ने दुरुपयोग किया ही है, लगभग 1 से 2 दर्जन बार पूरे देश में केंद्र सरकार ने कहीं न कहीं राज्य सरकारों को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। बीजेपी के पहले, अभी उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कई बार ऐसा हुआ, अलग अलग राज्यों में सरकारें चल रही है, कोई राज्य केंद्र सरकार के हिसाब से नहीं चले और केंद्र सरकार उसे क्या करे, आपातकाल लागू करके वहां की सरकार को बर्खास्त कर दे। शांति से राज्य चल रहा है फिर भी बर्खास्त कर दे, तो इसका क्या होने लगा, दुरुपयोग होने लगा था। इसलिए जो 44वां जो संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन किया गया संसद में, उसके तहत 3 कंडीशन में ही आपातकाल लगाया जा सकता है। आप ऐसे ही आपातकाल नहीं लगा सकते, 3 कंडीशन में आपातकाल लग सकता है। आपने देखा होगा कि 1992 में ठीक आज के दिन 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया, तो वहां की जो सरकार थी उस समय कल्याण सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे, तो देश सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस कल्याण सिंह की सरकार को, जो कि बीजेपी की थी, उससे क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया और पूरे उत्तर प्रदेश में क्या लगा दिया था, आपातकाल लगा दिया था। लगाने के पीछे मकसद यही था कि कहीं दंगे बंगे हो गए तो राज्य सरकार संभाल नहीं पाए, इसलिए वहां पर आपातकाल लगा दिया। तो 3 कंडीशन में आपातकाल लगा सकते 44वें संविधान संशोधन में, ये बात स्पष्ट हुई है। पहला है युद्ध या सशस्त्र विद्रोह। यदि देश का किसी के साथ युद्ध होने लग जाए, यदि कोई देश हम पे आक्रमण कर ले, और नॉर्मल से आक्रमण हो तो चल जाए, पर ऐसा आक्रमण, कोई भयानक आक्रमण, देश वाकई विकट स्थिति में आ जाए, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। या सशस्त्र विद्रोह। अब पूरे देश में तो सशस्त्र विद्रोह हो नहीं सकता है। अब यदि किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, जैसे अभी आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है, तब तक ठीक है, पर यदि पंजाब के किसान यदि हथियार उठा ले और हिंसा पे उतर जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। तो फिर ऐसे विद्रोह को कुचलने के लिए भी वहां पर क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जैसे कि क्योंकि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां का जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, उन्हें अमरिंदर सिंह का समर्थन है, उनका समर्थन है उस आंदोलनकर्ताओं के साथ, पर वही आंदोलनकर्ता जब उग्र हो गए तो फिर उनको वो संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि अमरिंदर सिंह उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं करवा पाएगा, गोली नहीं चला पाएगा। यदि सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, आपातकाल लागू किया जाता है। मंत्रिमंडल लिखित रूप से, यदि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को दे कि आपातकाल लगाना जरूरी है, और क्यों जरूरी है उसके कारण से राष्ट्रपति को बताए, तो राष्ट्रपति पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। घोषणा के 1 माह भीतर देखिए, और जब घोषणा हो जाए, मंत्रिमंडल घोषणा कर दे, तो मंत्रिमंडल की घोषणा करने के बाद 1 माह के भीतर, मतलब कि आपातकाल, जैसे कोई अचानक संकट आ जाए, अचानक कोई संकट आ जाए, तभी आपातकाल लगाते हैं। और जो चीज अचानक आती है वो पूछ के नहीं आती है, और यदि अचानक ऐसा कोई संकट आ जाए तो उसी समय जब फैसला लेना हो तब तो संसद बुला नहीं सकते हैं। इसलिए जो मंत्रिमंडल के जो 10-15 लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, मिलके एक सहमति लेटर भेज देते राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति, मतलब कोई मंत्रिमंडल लगाना चाहे तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर देश में आपातकाल लग सकता है। परंतु
इसका दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए 44 संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया कि लागू तो कर दिया, पर 30 दिन के अंदर आपने जो आपातकाल लागू किया है, वो कितने आपातकाल जो लागू किया है वो 3 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर उसे संसद जो है संसद बुलाकर संसद में 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करना पड़ता है। मतलब ये संसद सत्र होगा और राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत उस आपातकाल के लिए तैयार हो जाए तो वो आपातकाल रह सकता है, बाकी आपातकाल को हटाना पड़ सकता है। क्लियर? अब ये था मैं जो अनुच्छेद 352 के थे, ये केंद्र की बात कर रहा था। हमारे यहाँ आपातकाल एक बार ही लागू हुआ है 1972 में। इससे लागू किया था इंदिरा गांधी ने, जब उनका निर्वाचन रद्द हो गया था उस समय क्या लागू हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था। अब है कि ये जो राष्ट्रपति शासन है वो इसमें भी लगता है राज्यों में, पर राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, और इस अनुच्छेद 356 का बहुत ही भयानक दुरुपयोग हुआ है। जिसे कई बार गुजरात की सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था, जो गोधरा कांड हुआ था उसके बाद वहां लागू हुआ था। पंजाब में तो जब आतंकवादी खालिस्तानी चरम सीमा पे थे, वहां हत्याएं कर रहे थे, तो सालों तक पंजाब में ये था राष्ट्रपति शासन था। और जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पे था उस समय वहां पर भी क्या था, राष्ट्रपति शासन था। या हमारे जो दक्षिण भारत के और दक्षिण पूर्वी भाग के बहुत सारे ऐसे राज्य जो नक्सलवाद से पीड़ित थे, वहां पर भी क्या किया गया, वहां पर भी आपातकाल लगाया गया था। पर इस आपातकाल का अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दुरुपयोग भी बहुत हुआ है, और इस जो अनुच्छेद 356 है इसने बहुत विवादित रहा है। संसद की देखो, जब यदि कोई जैसे मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से सिफारिश करवा के किसी राज्य में आपातकाल लगा दे, आपातकाल लगाने के बाद वो आपातकाल अधिकतम कितने महीने तक रह सकता है, 2 महीने तक। परंतु संसद में उसके बाद 2 महीने के भीतर संसद से परमिशन लेनी पड़ती है। कितने संसद से परमिशन लेनी पड़ती है, और संसद से परमिशन मिल जाती है तो उस आपातकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है 6 महीने के लिए, फिर उसके बाद 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए। पर ये जो इमरजेंसी जो आपातकाल है अधिकतम कितने माह तक रह सकता है, 3 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? अधिकतम 3 वर्ष तक ही किसी भी राज्य में आपातकाल लगा रहता है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद उस राज्य में आम चुनाव करके जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपनी पड़ती है, राष्ट्रपति शासन हटाना पड़ सकता है। यदि कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी आ जाए कि 3 साल के बाद भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू रहना चाहिए, तो फिर इस संदर्भ में सबसे बड़ा काम यही होता है फिर कि संविधान में संशोधन करके उस यदि ऐसा नौबत आ जाती किसी राज्य में, तो संविधान में संशोधन करके आपको क्या करना पड़ेगा, उसे आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के नियमों के बाहर जाकर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया राष्ट्रपति के 3-4 प्रकार की जो शक्तियां है, विधायी शक्तियां है, वित्तीय शक्तियां है, सामान्य शक्तियां है, आपातकालीन शक्तियां है। ये उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का टॉपिक है, उस उपराष्ट्रपति के टॉपिक को हटा दिया गया है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये राष्ट्रपति की शक्तियां अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, और कोशिश ये करना है कि वो राजनीति ऐसी चीज है जिसमें इंटरेस्ट बच्चे लेते नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट की कोई चीज होती है तो राजनीति होती है। हालांकि तुम्हारी उम्र में तुम्हें राजनीति अच्छी नहीं लगेगी, पर जैसे जैसे आपने देखा होगा कल स्कूल का चुनाव हो रहे थे, मेला था, क्या राजनीति तो है। सभी एक जितने भी कैंडिडेट थे उन सबको गायब कर दिया गया है। अब शायद कोई घर पे नहीं होगा, क्योंकि वो कैंडिडेट मिलके क्या बनाएंगे, प्रधान बनाएंगे। हम जैसों को पता होता है कि वो कहाँ पर है, किस जगह है, उनके कुछ विशेष कॉन्टेक्ट नंबर हम लोग जिससे को पास होते हैं। राजनीति है, राजनीति करते हैं और उसका अपना नशा होता है। ये एकमात्र ऐसी चीज होती है जो बिना पैसों के भी वजह देती है। ये हर कोई व्यक्ति राजनीति पैसों के लिए नहीं करता है, पर देखिए राजनीति को अधिकांश लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, ये गलत है। आपको बता दूं, क्योंकि किसी भी देश के सिस्टम को, किसी भी देश को सुधारने में किसका हाथ होता है, राजनीति का। नेता अच्छे होंगे, संसद अच्छी होगी तो वैसे ही देश अच्छा होगा। आप लोगों को, आप में राजनीतिक समझ नहीं होगी, आप अच्छे लोगों को चुन के नहीं भेजोगे, अच्छे लोग चुन के नहीं आएंगे, तो सत्ता भी लड़खड़ाएगी। क्लियर बात है, डिपेंड ऑन यू।
इसलिए मेरा ये है कि जो राजनीति है उसमें इंटरेस्ट आपको लेना चाहिए। तो राष्ट्रपति की जितनी प्रकार की शक्तियां हैं उन शक्तियों को एक बार वापस आप पढ़ लेना। जिससे नोट्स नहीं बनाए हो वो वीडियो देख के आप नोट्स बना सकते हो, वो बना लेना आप लोग। क्योंकि इसमें जितने सेल्फ नोट्स बनाएंगे आपने किसी दूसरे के बनाए नोटों से पढ़ने से का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दूसरे ने उसके हिसाब से नोट बनाए, आपको नोट्स अपने हिसाब से बनाने चाहिए। क्योंकि दूसरों के नोट्स पढ़ोगे तो ठीक, वो किताबों की तरह ही है तुम्हारे लिए। नोट्स का मतलब ही होता है कि जब उसे बनाने की प्रक्रिया से हम जब गुजरते हैं तो उसका मतलब हम पढ़ते हैं और वो हमारा पढ़ना को याद रखवाता है। इसलिए नोट्स आपके खुद के काम के लंगड़े आप और बैसाखी के दूसरे को कह दो कि भाई तू बैसाखी लेके तू चल, मैं अपने आप चल पढ़ूंगा, ऐसा होता है क्या? लंगड़े आप हो तो बैसाखी आपको लगानी पड़ेगी, तो सारे आपको चलना पड़ेगा। इसलिए ये नोट्स तो आपको ही बनाने हैं, आपको बड़ी मुश्किल से 10-12 पार्टों के नोट्स बनाने, इससे ज्यादा के बनाने है नहीं। राजनीति में आज के लिए इतना ही। उपराष्ट्रपति का जो हटा दिया गया उसके बाद अगला टॉपिक है जो भी है मैं उसमें देख के ले लूंगा, ठीक है ना।